नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि इंडोनेशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। अब वहां से ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, लेकिन इंडोनेशिया के दौरे पर कई समझौते हुए। उसमें एक समझौता बेहद खास है। वो समझौता है भारतीय निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग के साथ वहां के संस्थान का समझौता। अब बताइए, दुनिया भर में भारतीय निर्वाचन आयोग का डंका बज रहा है और यहां शंका हो रही है, यहां शंका उठाई जा रही है। इस पर सबसे पहले बात करेंगे और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी वाला केस आया था सामने, उसको लेकर के जो राजनीतिक हंगामा हुआ वो तो आपने काफी देखा, काफी सवाल उठाए गए। लेकिन अब वहां का जो प्रबंधन है गिनती का, चढ़ावा का, वो बहुत ही चाक चौबंद, बहुत ही दुरुस्त कर दिया गया है। क्या कुछ नया किया गया है और क्या सावधानियां अब बरती जा रही हैं, इन सब चीजों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे विशेष मेहमानों के साथ। और इसके बाद ये भी बात करेंगे कि बिहार में उपचुनाव के लिए एक विधानसभा की सीट हाई प्रोफाइल बन गई है। वो सीट पटना में बांकीपुर सीट है। वहां से नितिन नवीन चुनाव लड़ा करते थे, कई बार वहां विधायक रहे। तो चुनाव आयोग जो है वहां पर उपचुनाव करा रहा है, तो इस पर भी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, इंडोनेशिया की सफल यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे हमने बताया, अब ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री को इंडोनेशिया में दिए गए एक विशेष सैन्य सम्मान भी देखने को मिला। तस्वीर आप देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष विमान को इंडोनेशियाई वायुसेना के 5 लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया है। वही तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान को दोनों देशों के बीच गहरे होते रणनीतिक विश्वास और मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले पड़ाव में ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हैं, जहां वे द्विपक्षीय वार्ताओं के अलावा भारतीय समुदाय को वहां भी संबोधित करेंगे। और इस दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जरा ये तस्वीर देखिए, कितनी खूबसूरत है। और खूबसूरत के साथ साथ इस तस्वीर में संदेश कितनी मजबूत है। संदेश मजबूत ये है कि 5 जो वहाँ के विमान हैं इंडोनेशिया एयरफोर्स के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। वही विमान आपको इस समय तस्वीरों में दिख भी रहा है। तो ये वो भरोसा है। और वहाँ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान तो प्रधानमंत्री को दिया ही गया है इंडोनेशिया दौरे के दौरान। जो समझौते हुए और जिस तरह का जेस्चर दिखाया इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने, वो तो अपने आप में काबिले तारीफ है ही। लेकिन ये देखिए कि किस तरह से विदाई के समय उनको एस्कॉर्ट किया गया, ये 5 लड़ाकू विमानों के द्वारा। और ये 5 एयरफोर्स के जो विमान हैं इंडोनेशिया एयरफोर्स के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उन्होंने ये एस्कॉर्ट किया है। ये तस्वीरें आप उन्हीं विमानों की अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5 में से 2 विमान तो बिल्कुल इसी तस्वीर में दिखाई पड़ रहे हैं। 3 और विमान हैं, यानी कि जब 2 उधर हैं तो जाहिर सी है कि 2 दूसरी साइड में होंगे, 1 विमान आगे पीछे होगा। तो ये जो विमान है, ये इंडोनेशिया का जो, जहां तक इंडोनेशिया की वायु सीमा पड़ती है, वहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये छोड़ा। इन विमानों ने उसके प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया, वहां तक प्रधानमंत्री के विमान को उन्होंने पहुंचाया जहां तक कि इंडोनेशिया का एयर स्पेस है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही विशेष सम्मान। और ये सम्मान तो उन्हीं चीज़ों के साथ मिलता जुलता है जिस तरह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहाँ पर यात्रा रही, सर्वोच्च सम्मान मिला और समझौते हुए। आज अब इस वक्त की शुरुआत करते हैं। और इस वक्त में जैसा कि हमने पहले बताया कि एक महत्वपूर्ण समझौता जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग को लेकर भी है, उस पर भी करेंगे बात। लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रोबोवो के साथ प्रम्बानन मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार परियोजना की संयुक्त रूप से की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा, यह मौका बेहद ऐतिहासिक और खास। राष्ट्रपति प्रोबोवो ने भी मंदिर को बताया प्रगाढ़ संबंधों का प्रतीक।
अपने यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। दोनों देशों के बीच संबंधों को मिलेगी नई ऊर्जा, व्यापक रणनीतिक भागीदारी होगी और सशक्त। गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर पहाड़ी राज्यों तक झमाझम बारिश। महाराष्ट्र की स्थिति को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह से की बात। कहा, हर संभव मदद के लिए सरकार तत्पर। वायनाड में भूस्खलन के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। लश्कर का टॉप आतंकी जाकिर गनई ढेर। जे&के पुलिस, राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ का था यह संयुक्त अभियान। और बिहार में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर छिड़ गया राजनीतिक घमासान। हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट से भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन लड़ते रहे थे पहले चुनाव। अब प्रशांत किशोर ने अपनी उम्मीदवारी देकर बीजेपी और आरजेडी को दिया है कड़ा मुकाबला। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। और जैसा पहले ही बताया था कि अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इंडोनेशिया के दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान क्या कुछ खास हुआ। उसमें एक तो बेहद खास, वो ईसीआई यानी कि चुनाव आयोग के साथ वहां के संस्थान का समझौता, और भी समझौते। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इंडोनेशिया की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ प्रम्बानन मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार परियोजना की संयुक्त रूप से शुरुआत की। और पीएम मोदी ने कहा कि ये अवसर बेहद ऐतिहासिक और विशेष है। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो ने भी इस मंदिर को प्रगाढ़ संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय भारतीय समुदाय और इंडोनेशियाई नागरिकों ने सड़कों के किनारे खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे भव्य हिंदू मंदिर परिसरों में से एक है और भगवान शिव, भगवान विष्णु तथा भगवान ब्रह्मा को, तीनों को यह समर्पित है। यह मंदिर भारत और इंडोनेशिया के सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक माना जाता है। और ये तो हुआ अपने आप में एक सांस्कृतिक संबंध। इससे पहले पीएम मोदी के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच मंगलवार को करीब 20 समझौता ज्ञापनों यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से एक समझौता खास है, और वो समझौता कौन सा है? चुनाव और चुनाव प्रक्रिया को लेकर। ये क्यों खास है, आगे बात करेंगे इस पर, लेकिन पहले बताते हैं और समझौते क्या हुए। भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए भी 14 समझौते किए हैं, जिनमें ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइलों की आपूर्ति तथा साबांग पोर्ट का संयुक्त विकास भी शामिल है। और जिस बात की हमने चर्चा की थी, निर्वाचन आयोग के साथ जो समझौता है, किस तरह से भारत के निर्वाचन आयोग के साथ समझौता किया, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भारत के निर्वाचन आयोग की सराहना की है। सुनिए जरा। We are very closely learning from the Indian Election Commission, and very frankly, we see India, a country of 1.4 billion people, many ethnic groups like us, many different regional languages, but managing so many years of peaceful transition of government in many states and in the Union of India itself. This is a remarkable achievement, and Indonesia, I myself also study this and follow the remarkable achievements of India. तो देख रहे हैं ना, चुनाव आयोग जो भारत का है और भारत की चुनाव प्रक्रिया है, उसकी कैसी स्वीकार्यता है, कैसा डंका बज रहा है, और यहाँ के लोग शंका कर रहे हैं। करेंगे इस पर बात, लेकिन उससे पहले एक बात और बताते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने भारत की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं
उसकी तारीफ की और किन शब्दों में की है, जरा उसको सुनिए। I want to admit one thing, and my close associates and colleagues will testify that I am an admirer, a great admirer of Narendra Modi ji. Even before I became president, I studied the policies of your Prime Minister. And because there are no copyright, I copied many of his policies. But Prime Minister Modi graciously allowed me to copy his policies, so I cannot be sued in any court. तो आपने उन शब्दों को सुना जिन शब्दों में राष्ट्रपति प्रोबोवो तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई योजनाओं को मैंने कॉपी किया है, और उन्होंने कहा नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा और किसी भी तरह से आप योजनाओं को लागू कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसी तरह से उनको फिर जवाब भी दिया। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो से कहा कि योजनाओं को लेकर कोई कॉपीराइट नहीं है, आप खुलकर इस्तेमाल कीजिए। और राष्ट्रपति जी, मैंने इतनी सारी योजनाएं बताई हैं, मैं आपको वादा करता हूं इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। न कॉपीराइट है, न रॉयल्टी का कोई क्लेम है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मंत्र है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर कह रहे हैं कि आप बिल्कुल हमारे सारे योजनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इस पूरी यात्रा के दौरान जो जेस्चर पोस्चर दिखाया है, एक जगह पर तो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया जीनोम सीक्वेंसिंग से और मेरा डीएनए भारत का निकला। बताइए, इस तरह का जो जेस्चर है उससे दोनों देशों के बीच ये कितना बड़ा संबंध और किस तरह वहां के राष्ट्रपति भारत को महत्व देते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान कई समझौते भी हुए, लेकिन जो चुनाव आयोग के साथ समझौता हुआ है वो ये अपने आप में एक अलग एंगल है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार, क्योंकि चुनाव आयोग को बहुत ही करीबी से ऋषि संबंध कवर करते हैं, और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले ऋषि के साथ चलते हैं। ऋषि भाई, अगर जिसे कहते हैं ना कि अगर एक लाइन में मैं कहूं, दुनिया भर में ईसीआई का डंका और भारत में ही ईसीआई पर शंका, ये क्या हो रहा है? जिस तरह से मैं अभी देख रहा था रिपोर्ट में ऋषि कि करीब करीब 2 दर्जन से अधिक देश, जिसमें यूएनओ भी शामिल है, वो भारत के निर्वाचन आयोग, भारत की चुनाव प्रक्रिया जिस तरह से भारत में संपन्न कराया जाता है, उसके मुक्त कंठ से प्रशंसा कर चुके हैं। और इसी क्रम में नया नाम अभी फिर, हालांकि इंडोनेशिया के साथ पहले भी समझौता था, ये समझौता एक और नया समझौता है। क्या इस समझौते की खास बातें बताइए? देखिए लाल, जिस तरीके से भारत का चुनाव आयोग अलग अलग देशों के साथ अपने एक संस्थान IIIDM के माध्यम से समझौते करता है, MOU साइन करता है, उसमें निश्चित तौर से जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनको साझा किया जाता है, एक दूसरे के अनुभव साझा किए जाते हैं और कैसे बेहतर तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएं, इसमें एक दूसरे के अनुभव भी साझा किए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत के चुनाव आयोग ने EVM को लेकर जो इस्टेब्लिशमेंट भारत में हुआ है और VVPAT को लेकर जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और जो चुनाव संपन्न कराने की जो प्रक्रियाएं यहाँ पर हुई हैं, उससे पूरे दुनिया में जो अलग अलग देश हैं, अब ये उत्सुकता बढ़ी है कि क्यों न उनके यहाँ भी EVM के माध्यम से चुनाव कराए जाएं। इस मामले में पहले भी 1-2 देशों के साथ, उसमें नेपाल भी शामिल है, उन्होंने कुछ 1000 EVM भारत से ली थी जी। अब जो इंडोनेशिया के साथ जो करार हुआ है, पहले भी जैसे कि आपने बताया, पहले भी हमारा उनके साथ, चूँकि लोकतांत्रिक देश हैं आपस में एक दूसरे के साथ और समस्त चुनाव आयोग पूरी दुनिया भर के मिलते रहते हैं और साझा करते रहते हैं। लेकिन इस बार जो समझौता है उसमें EVM को लेकर समझौता है कि क्यों ना इस मामले में EVM का प्रयोग इंडोनेशिया में भी हो। ये बड़ी उपलब्धि है चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि निश्चित तौर से जो भारत के चुनाव आयोग को लगातार जो यहाँ पर चुनौती का सामना करना पड़ता है कि EVM को लेकर, हालांकि इसको लेकर भारत में भी अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो EVM को लेकर चुनाव आयोग ने भी
अपने तमाम माध्यमों से ये इस्टेब्लिश किया है कि ईवीएम में किसी भी तरीके की गड़बड़ी संभव नहीं है। और उन्होंने भारत के राजनीतिक दलों को भी खुला ऑफर दिया, कई बार ऐसा हुआ हैकाथन के माध्यम से कि आप आइए और इस चैलेंज को स्वीकार करके हमें भी बताइए ताकि हम इसमें बदलाव कर पाएँ। हम जानते हैं कि ईवीएम भी भारत में भारत के राजनीतिक दलों के द्वारा सहमति के माध्यम से ही लाया गया था, तो ये कई बार राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा हो जाता है। ठीक ठीक, मैं लौटता हूँ आपके पास। विनोद जी, जिस तरह से कि ये समझौता हुआ है, सबसे पहले ईवीएम वाले समझौते पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो देखिए ब्राह्मोस को लेके, अस्त्र को लेकर के, मंदिर को लेकर के जो खबरें हैं वो तो हैं ही, लेकिन पहले अगर इस पहलू पर बात कर लें कि जिस तरह ईवीएम को लेकर ये समझौता हुआ है, ये तो जो यहाँ पर एक नैरेटिव बनाया जाता है विनोद जी, उसको अपने आप में वहाँ से 7 समंदर पार से एक आईना दिखाई पड़ रहा है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, जैसा मैंने बताया 2 दर्जन जगहों से इस तरह की तारीफ मिल चुकी, उसमें यूएनओ शामिल है। तो ये कुछ सबक लेंगे यहाँ के राजनीतिक दल। लाल जी, आपका जो आज का ये टाइटल जो है कि विदेश में चुनाव आयोग का डंका और घर पे देश में घर में ही शंका, तो वो जो अपने यहाँ एक कहावत है कि गांव का जो जोगी जोगड़ा होता है वो जो बाहर जाके कैसे सिद्ध हो जाता है। तो ये स्वाभाविक बात है कि देश में लोगों को लगता है चुनाव आयोग को लेके जो विपक्ष का हमेशा रहा है आरोप। सवाल मैं इसे आगे की बता रहा हूँ। आज चुनाव आयोग के एसआईआर को भी लेके दुनिया के कई ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जिसके इसकी बारीकियों को समझ रहे हैं। और एसआईआर को लेके चुनाव आयोग का, भारतीय के चुनाव आयोग का जो अभी तक प्रोसेस है फेज 1, फेज 2 और फेज 3 का, उसके दुनिया के कई देशों ने यहाँ चुनाव आयोग में इसका स्टडी किया है, क्योंकि ये पूरे दुनिया के लिए एक स्वच्छ मतदान और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सबसे पहली जरूरी मांग जो है वो एक वोटर लिस्ट का होता है। बिल्कुल, किसी भी देश में चुनाव आयोग के मूलतः 2 ही दायित्व होते हैं, वोटर लिस्ट बनाना, स्वच्छ वोटर लिस्ट, और मतदान करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। बिल्कुल। और भारत के इन दोनों चीजों में, इस दोनों के रोल में चुनाव आयोग का सानी नहीं है। दुनिया के कोई भी देश इस बात को जानता है कि 140 करोड़ के देश में चुनाव करवाना और इस तरह से पूरे देश के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, लोग हैं, पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको एक छत के नीचे लाना, उनके साथ एक सेम पेज पे डायलॉग करना और उसके बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का निर्वहन करना, ये साधारण बात नहीं है। तो ये चुनाव आयोग का जो एक अपनी क्रेडिबिलिटी है उसको पूरी दुनिया ने माना है। 25 से ज्यादा देशों ने भारत के इस चुनाव प्रबंधन को स्वीकार किया है और भारत के चुनाव के ट्रेनिंग और उनका सारा टेक्निकल सपोर्ट 25 से ज्यादा देश ले रहे हैं आज की तारीख में। इंडोनेशिया अब पूरे दुनिया का 4था सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़ा में अगर 4 लोकतांत्रिक देश आप मानते हैं तो उसमें इंडोनेशिया है। तो जाहिर सी बात है कि इंडोनेशिया कल से ईवीएम और जो ऋषि जी बता रहे थे वीवीपैट पे एक समझौता किया है, एमओयू किया है, इसके बड़े फलक पे इसकी बड़ी चर्चा है। बांग्लादेश या भूटान में या नेपाल में इस तरह के ईवीएम के प्रयोग हो तो उसको आप कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि वो एक प्रयोग इस देश ने किया है। लेकिन जब एक देश इंडोनेशिया जैसे जो 4th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है, जिसमें 28 से 30 करोड़ का पॉपुलेशन है, वो अगर ईवीएम के इसमें आता है तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में दुनिया के कई देश भारत की इस तकनीकी का उपयोग करेंगे। और ये सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है कि भारत में अभी तक किसी हैकाथॉन में या किसी भी रूप में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये बात नहीं साबित कर पाए कि इस ईवीएम में कोई किसी तरह के हैक होने का, किसी तरह से गड़बड़ी का ये है। तो मुझे लगता है कि दुनिया से कम भारत के विपक्ष के लोगों को ये सीख लेने चाहिए कि आप अपने इलेक्शन, आप अपने भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर चाहे जितने भी हमले करें, लेकिन दुनिया में इसकी विश्वसनीयता को लेके एक बड़ा नाम है जो आप प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे पे इस एमओयू से देखा है। बिल्कुल ऋषि, जैसा विनोद जी कह रहे हैं, भाई हमने यहाँ देखा एसआईआर की बात हो, ईवीएम की बात हो, पूरी प्रक्रिया की बात हो, मुख्य चुनाव आयुक्त तक को कैसी कैसी धमकियां दी जाती हैं यहाँ पर हमारे कुछ नेताओं के द्वारा, वो भी हमने देखी है। ठीक है, कह रहे हैं कहीं भी रिटायरमेंट के बाद कहीं जाएंगे वहां से खींच लेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी से धमका रहे हों। बिल्कुल, लेकिन जब इस तरह के समझौते होते हैं ऋषि, तो चुनाव आयोग के को संबल मिलता है कि हाँ हम सही हैं और हमारी स्वीकार्यता दुनिया भर में हो रही है। चुनाव आयोग इस पर कुछ कहा है, चुनाव आयोग ने इस समझौते के बाद इस एंगल से?
ऋषि तक आवाज़ आ रही है? ऋषि तक आवाज़ नहीं जा रही है फिलहाल, लेकिन चलिए फिलहाल ऋषि का शुक्रिया करते हैं। विनोद जी से एक सवाल और लेना है। ऋषि तक आवाज़ नहीं जा रही है। विनोद जी, बाकी चीज़ों की बात करें, ब्रह्मोस है, अस्त्र है, ये मंदिर का आज संयुक्त जीर्णोद्धार का समझौता है, और उससे ज़्यादा मैं कहूँगा इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के शब्द, हमने डीएनए चेक कराया, जीनोम सीक्वेंसिंग में मेरा निकला इंडियन डीएनए, फिर योजनाओं को लेकर के कि भाई कॉपीराइट नहीं है इनका, इन्होंने बोला कि आप इस्तेमाल कीजिए। ये भारत और इंडोनेशिया दोनों देश, मतलब ऐतिहासिक हजारों साल पुराना संबंध है। ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का। निश्चित रूप से अगर आप लाल जी कहें कि भारत के जितने भी कई पुराणों में और कई जातक कथाओं में इंडोनेशिया के जो हजारों द्वीप है, उसके जम्बू द्वीप बोलते हैं इसको, उसमें स्वर्ण द्वीप है, कई द्वीप है जिसकी चर्चा है। हाँ। और उस जातक कथाओं में तो एक विस्तार से इंडोनेशिया के सारे द्वीपों की चर्चा है। हाँ, तो जाहिर सी बात है कि भारत की एक आत्मीयता, भारत का की सांस्कृतिक अपना जो सरोकार है इंडोनेशिया से है। इसलिए अभी आपने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को सुना कि हमने अपना जेनोम टेस्ट करवाया था, डीएनए टेस्ट कराया था, तो हमारा भी भारतीय निकला। डेफिनेटली ज़्यादा मैक्सिमम में आप कह सकते हैं कि 98% से ज़्यादा की जो वहाँ पे आबादी होगी, उनका किसी न किसी रूप से भारत के साथ में एक ऐतिहासिक, एक सांस्कृतिक जरूर कुछ न कुछ लगाव होगा। जब आप ये कह सकते हैं अभी सबसे बड़ा इस्लाम का वहाँ पे धर्म है माना जाता है, लेकिन इस्लाम आने से पहले अगर आप कहें तो वहाँ मूलतः दो ही धर्म थे, हिंदू थे और उसके बाद में बौद्ध धर्म थे। तो पूरे इंडोनेशिया का जो अगर आप इंसाइक्लोपीडिया देखेंगे तो उसमें दो ही धर्म का वहाँ को एग्जिस्ट आपको मिलेगा। तो ये बाली का जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जो ये पुराने मंदिर, हजारों हजार साल के पुराने मंदिर है, और इस मंदिर का जो भारत के साथ भारत की सांस्कृतिक के एक विविधता का जो एक स्वरूप दिखता है आपको इंडोनेशिया में, जकार्ता में या ऐसे ऐसे छोटे छोटे द्वीपों में, तो आपको लगता है कि भारत का जो सांस्कृतिक वैभव है वो हिंद महासागर से निकल के और जो पड़ोसी देश है उसमें किस तरह से अपने जड़ें जमाई हुई है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी एक बहुत शानदार पहल की है कि कई देशों में इस तरह के जो भारत की संस्कृति, भारत की विरासत जो है उसको उस देशों के साथ मिलकर संभालने का एक बहुत शानदार पहल भारत सरकार ने की। ऋषि वापस हमारे साथ जुड़ गए। ऋषि, मैंने सवाल ये पूछा था कि हमने देखा कि कैसे मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त तक पर भी किस किस तरह के हमले किए गए, बोला रिटायरमेंट के बाद भी आपको खींच लेंगे, इस तरह की धमकियां दी गई। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं, ऐसे समझौते, ऐसी स्वीकार्यता मिलती है, तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग को ये लगेगा कि हाँ हम सही रास्ते पर हैं, हमारी स्वीकार्यता है, देश विदेश सब जगह स्वीकार्यता है। इस एंगल से चुनाव आयोग ने कुछ कहा इस पर? देखिए, चुनाव आयोग हमेशा एक काम कहता है और हमेशा उसका दायित्व भी है जो भारत के संविधान ने उन्हें आर्टिकल 324 के तहत दिया हुआ है कि भारत में जो निष्पक्ष चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसको वो पूरी तरीके से निभाता है। आयोग ने हमेशा राजनीतिक आरोपों को नकारा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल के आरोप का जवाब देना हमारा काम नहीं है। हमारा काम देश में जो दो मुख्य काम हैं उसको पूरी तरीके से संपन्न कराना है, एक तो मतदाता सूची और दूसरा मतदान। और इसके लिए जो उसकी प्रतिबद्धता है वो ईवीएम के माध्यम से है, वो राजनीतिक दलों की स्वीकार्यता के आधार पर है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वीवीपैट के को जोड़े जाने के बाद है। तो निश्चित तौर से इस पर चुनाव आयोग हमेशा इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और हमने देखा है कि IIIDM के माध्यम से जो उनका संस्थान है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के निर्वाचन प्रक्रियाओं को पूरे विश्व पटल पर रखता है, और इसमें अलग अलग समय पर हम दूसरे देशों के जो चुनाव से संबंधित जो लोग हैं उनको प्रशिक्षण भी देता है। तो उनके लिए निश्चित तौर से ये गौरवशाली पल होते हैं जब दूसरे देश उनके पास आते हैं, और खास तौर से ईवीएम के मामले में उनसे कोई सलाह या अपने यहाँ पर उसको लागू करने के लिए या ईवीएम की जरूरत महसूस करने पर भारत के निर्वाचन आयोग से मदद मांगते हैं। तो निश्चित तौर से चुनाव आयोग के लिए गौरव के पल होते हैं। शुक्रिया ऋषि जुड़ने के लिए। और विनोद जी अभी आप बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि अब जाकर के चढ़ावा चोरी जो हुई थी तो उसका प्रबंधन कितना चाक चौबंद कर दिया गया है। भले इस पर अब तक बहुत राजनीति हुई, लेकिन अब प्रबंधन कैसा है इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।
पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि जो अयोध्या में चढ़ावा चोरी वाला मामला आया था, तो उसको लेकर आपने बहुत देखी होगी चिंता, राजनीतिक घमासान, क्योंकि एक अवसर मिला क्या हिंदू आस्था पर चोट करने का, और उन लोगों को जो लगातार वक्फ की गड़बड़ी पर चुप्पी साधे रहे। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। हिंदू आस्था पर चोट और वक्फ पर चुप्पी, सीएम योगी का पलटवार। क्या पलटवार किया है? एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में काफी बदलाव सामने आ चुके हैं। 2 सदस्यों के इस्तीफे के बाद प्रबंधन में भूमिका और दान और चढ़ावे को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। नया जो एसओपी है उसमें अब चढ़ावा की गिनती में सख्त पहरा लगाया गया है और बैंक की जवाबदेही बढ़ाई गई है। एसबीआई वहां पर है उसके लिए, यानी बैंक कर्मचारी स्टेशन के आधार पर गिनती में सक्रिय होंगे, जिसमें पुलिस और सीसीटीवी की कड़ी निगरानी होगी, बल्कि हो रही है। लेकिन जिन्हें सियासत करनी है उनके लिए तो राम मंदिर का यह मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव तक बना रहेगा। मसलन कर्नाटक कांग्रेस, बताइए कर्नाटक में गड़बड़ी के कितने मामले आते रहते हैं, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस उसने अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने अपने पदों से इस्तीफा देने की मांग कर दी है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आम बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ और इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई। यानी जिनके नेता निमंत्रण के बावजूद आज तक राम मंदिर नहीं गए, वो मंदिर में कथित चोरी को लेकर आहत हैं, लेकिन वही कर्नाटक कांग्रेस वक्फ बोर्ड के हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा और करोड़ों रुपए की बंदरबाट पर पूरी तरह चुप है। तो बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे दी। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर सपा और कांग्रेस के लगातार बयानों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा, ये राम मंदिर में हुई कथित चोरी की घटना के बहाने उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। यही कांग्रेस और सपा उस समय क्यों चुप हो जाती है? इनके मुंह पर फेविकॉल क्यों लग जाता है जब वक्फ के नाम पर गरीबों की हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है? ये तो रामकृष्ण को काल्पनिक बताते हैं, तो उनके मानने वालों की फिक्र इन्हें क्यों है? सवाल यह है कि 9 लाख संपत्तियों का लेखा जोखा लेन देन करने वाले वक्फ बोर्ड की आमदनी कहां गुम हो जाती है, कहां दरगाहों पर चढ़ने वाले चढ़ावे गायब हो जाते हैं। लेकिन सेक्युलर सियासत में इस पर सवाल करना मना है। मौजूदा सरकार जब वक्फ की संपत्तियों की ऑडिट और जवाबदेही लाने की कोशिश कर रही थी, तो उस समय कांग्रेस, सपा सहित तमाम विपक्षी दलों ने विरोध का झंडा उठा लिया था। आज आप अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उतरेंगे तो अयोध्या में भले ही आपका आकर्षण प्रभु रामलला के मंदिर में हो, लेकिन आप निषाद राज से लेकर शबरी के प्रसाद के साथ ही रामलला के समक्ष उपस्थित होंगे। राम मंदिर के भक्तिमय वातावरण में सबके राम के राम मंदिर के प्रबंधन में योग्य और कुशल प्रशासक महासचिव के रूप में अब दलित समाज से आने वाले कृष्ण मोहन राम भी मिलेंगे। इस मंदिर में आज ब्राह्मणवाद और मनुवाद का सियासी विरोध की सियासत के लिए अब जगह नहीं बची, तो मंदिर विरोध का मुद्दा चढ़ावा चोरी हो गया है। ऐसा शायद देश में पहली बार हुआ
कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आरोपों का जवाब देने के लिए दान की गई सभी चीजों का पूरा ब्यौरा ट्रस्ट को देना पड़ा है। सोशल मीडिया पर सियासती लोगों ने जिन बहुमूल्य चीजों के गायब होने का दावा किया था, उन तमाम बहुमूल्य चीजों को प्रदर्शित करना पड़ा। सीएम योगी ने कहा था एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, लेकिन जिन्हें सियासत करनी है उन्हें तो इस जांच को लेकर सब्र क्यों करना, उन्हें तो सिर्फ अपने चुनावी मुद्दे ढूंढना है, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है शुरुआत में ही। तो सबसे विपक्ष में अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो सपा सबसे बड़ी खिलाड़ी है विपक्ष की। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने विश्व भर के राम भक्तों से संज्ञान लेने का इस मामले में आह्वान किया। संपूर्ण विश्व में राम भक्त संज्ञान लें जो हो रहा है, संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लें, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी संज्ञान लें, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें, समस्त पीडीएस समाज संज्ञान ले कि बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं। कांग्रेस भी कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक, लखनऊ तक राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने राज्य सरकार पर यानी उत्तर प्रदेश सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। ये शिलान्यास कब हुआ था? बूटा सिंह गृह मंत्री थे। अगर हम भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते तो शिलान्यास क्यों कराते? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, शिलान्यास अगर हुआ है तो हमने भगवान राम के अस्तित्व को माना है। जहाँ तक फेविकॉल का सवाल है, जहाँ भी अपराध, जहाँ भी पाप हो, फर्जी एसआईटी बना के उन्हें बचाओ मत, चाहे वक्फ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कहीं और। वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे, उन्होंने कहा जब मोदी जी ने उद्घाटन का श्रेय लिया तो चोरी की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। Both RSS and the BJP have to give answers to the people. They were the ones who were in the forefront of everything, took credit for everything. They took credit for the Supreme Court verdict. They took credit for the foundation. They took credit for inauguration. They took credit for Pran Pratishthapan. They took credit for Dhwajarohan. Now, when the fraud has happened, why are they so silent? वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर मामले में इस तरह की राजनीति ना करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपील भी की। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? लगातार फ्रंट फुट पर रहकर जवाब दे रहे हैं सीएम योगी। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से जुड़ गए। साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ही। एसएन सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत एसएन सिंह जी। और हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। मैं इस समय सीधे पहले विकास के पास चलता हूँ। विकास, जिस तरह से इस पूरे मामले के आने के बाद प्रबंधन को चुस्त दुरुस्त किया गया है, प्रबंधन में बदलाव किया गया है, वो एसओपी जो पहले जिनको नजरअंदाज किया जा रहा था, अब उन सब चीजों का बड़ाई कड़ाई से पालन हो रहा है। क्या रिपोर्ट है वहां से?
अब आगे इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए अब वहां पर किस तरह से चढ़ावा को लेकर के प्रबंधन किया जा रहा है, गिनती का काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पूरी व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत हो गई है। ट्रस्ट की जब बैठक हुई थी तो दोनों इस्तीफों को मंजूर करने के बाद भविष्य में ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो, 1% की भी कोई शंका ना कर सके, ऐसी वहां पर व्यवस्था लागू करने की बात कही गई थी। और गणना को लेकर अतिरिक्त जो SOP होती है वो पालन करने की बात कही थी। कल DD न्यूज से ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने बातचीत में कहा कि कुछ लापरवाही हुई थी लेकिन आगे अब नहीं होगी। इस मामले में एक समिति बनाई गई है जो विशेष कार्य अधिकारी की भी नियुक्त करेगी और कहीं न कहीं जो कामकाज होते हैं ट्रस्ट के उसका विकेंद्रीकरण करने की बात कही गई है कि एक ही व्यक्ति पे सारी जिम्मेदारियां न रह जाएं। इसलिए हो सकता है कि बोझ ज्यादा हो और देश प्रयत्न न कर पाए। तो उन्होंने कहा है कि कार्यों का विकेंद्रीकरण होगा, अलग अलग जिम्मेदारी होंगी और जो गणना से संबंधित चीजें हैं उनको और पारदर्शी बनाया जाए और वहां पर सख्त नियम बनाए जाए। ये सारी चीजें मानक के अनुरूप रखी जाएंगी और जो SOP है बनी है सख्त, उसका पालन होगा। उन्होंने माना कि कुछ गलतियां हुई थी, उन्हीं के कारण ऐसी घटना हुई और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने घटना की है उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि जांच होगी, दूध का दूध पानी होगा। और आज भी 3 आरोपियों को रिमांड पे लिया गया है 2 दिन के लिए, लवकुश मिश्रा, करुणेश और इसके साथ ही साथ उन तीनों आरोपियों को आज रिमांड पे लेने के बाद ये माना जा रहा है कि इनसे और कोई बरामदगी भी कराई जा सकती है। चाहे अल्पेश, अनुकल्प, लवकुश और करुणेश 3 लोगों को रिमांड पे लिया गया। इससे पहले अविनाश को जब रिमांड पे लिया गया था तो उसने वह जगह चिन्हित कराई थी जहां पर पैसे का बंटवारा होता था। इसके बाद पुलिस जेल में गई थी, जेल में पूछताछ की गई, उसको लगा कि अब जरूरत है हमें इनको रिमांड पे लेने की, रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की। तीनों आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पे लिया गया है, 40 घंटे की, और लगातार पूछताछ जारी है। आज सुबह पुलिस टीम ने उसको मेडिकल कराकर इन तीनों को जेल से अपने साथ ले गई है। दूसरी तरफ SIT जांच कर रही है, सारे दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वहीं ट्रस्ट अब नई व्यवस्था करने पर पूरी तरीके से काम कर रहा है और अगली बैठक जो 22 तारीख को होगी तो नए ट्रस्टी के नाम का चयन भी किया जाएगा और बिल्कुल इसके साथ ही एक कमेटी जो बनाई गई है लौटता हूं का चयन भी करेगी। ठीक, लौटता हूं विकास। विनोद जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी निंदा, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है, मंदिर में चढ़ावा में चोरी की ये कोई पहली घटना नहीं है। ठीक है, दक्षिण के मंदिरों से कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आती रही हैं, कभी सोने गायब होने की, कभी पैसे गायब होने की, वो हम सब जानते हैं। लेकिन इसको बड़ा एकदम राजनीतिक मामले से इस पर ऐसे घमासान की शुरुआत हुई विपक्षी दलों, उन्होंने इसमें एक मौका ढूंढा और उसके बाद विशेष रूप से तब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है 2027 में। लेकिन अब जिस तरह से इसके प्रबंधन में बदलाव किया गया है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार फ्रंट फुट पर ये कह रहे हैं कि आप इतनी श्रद्धा हो गई उनके लिए जिन्होंने राम नहीं है इसके लिए अदालत में लड़ाई लड़ी और राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, और श्रद्धा उमड़ी है तो चलिए जरा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार कर दें। और अब जो नई बात उठाई है कि कभी वक्फ बोर्ड की गड़बड़ी पर, खुर्द बुर्द पर, चोरी पर कभी कुछ बोला, तो बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रहे योगी आदित्यनाथ। लाल जी, सबके राम, बिल्कुल सबके राम जब कहते हैं आप, तो उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेके ही कहते हैं, जो इन सब चीज़ों से कभी भी उन्होंने इस बात को दरकार नहीं किया कि कौन उसकी तारीफ कर रहा है और कौन उनकी निंदा कर रहा है। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम क्या आप एक हम जैसे लोगों के, साधारण पुरुष के जैसे ही नायक हुए हैं भारत के, लेकिन राम की जो क्वालिटी थी, राम की जो मर्यादा थी, इसीलिए वो राम भगवान हुए हैं। और राम हमारे सामने में जब कभी हम किसी मुसीबत में होते हैं या हम जब कभी भी संघर्ष में होते हैं या हर किसी मूवमेंट में हमारे सामने में राम का एक चरित्र होता है। इसलिए देश में चाहे वो कितनी भी पीढ़ियां आए जाए, राम ही नायक है। राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश का प्राण है, राम इस देश की सांस्कृतिक पहचान है। तो इसलिए है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं
तो आप इस बात को समझने पड़ेगी कि विपक्ष की ये अकुलाहट जो है, तो ये सवाल जरूर सामने में आएगा, क्या ये 2027 का असेंबली इलेक्शन नहीं होता तो संदीप त्रिपाठी हमारे सामने में बैठे हुए हैं, प्रयागराज से हैं, तो क्या उनकी पार्टी कभी इसी ओर झांकता भी कि राम मंदिर में क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं झांकता, उसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कर्नाटक के कांग्रेस पार्टी का रिजोल्यूशन आता है और वो सीधे सीधे पीएम से लेके होम मिनिस्टर, सीएम सबके इस्तीफा मांग रहे हैं। तो आप इस बात को देखिए कि सेकुलर सियासत में आपको ये छूट है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के की भक्ति करने वाले आस्थावान लोगों का, आप उस राम मंदिर के आंदोलन का, आप उस राम मंदिर के सैकड़ों हजारों के जो उनके ये रहे कार सेवक रहे हैं, बलिदानी रहे हैं, उनके सारे निष्ठा पे सवाल उठाएं। ठीक। लेकिन आपकी सेकुलर सियासत में कभी जो 9 लाख जो संपत्ति थी वक्फ की, उस संपत्ति का 200 करोड़ कैसे हुआ और वो करोड़ पैसा कहां चला गया? तो इतनी बेशकीमती संपत्ति का ये छोटा सा अमाउंट और उसके बाद उसके बंदर बांट पे कभी किसी इस सेकुलर जमातों की एक बार मुंह नहीं खोला जी। तो योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया है इन्हें जी कि आज यूपी के जो वक्फ के कंट्रोल में दरगाहें हैं, उसमें सैकड़ों करोड़ के जो चंदे की चोरी और बाकी सामानों की चोरी की बात जब होती है, अपोजिशन से सन्नाटा है कि कोई आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, इन दरगाहों में क्या हो रहा है। लेकिन सिर्फ राम मंदिर में उनको इंटरेस्ट है क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट 2027 का असेंबली इलेक्शन है। बिल्कुल। और मैं ये बात कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और वो हो रहा है। विश्वास लोगों को है। तो आप विकास से पूछिए कि अयोध्या आने वाले किसी भी एक तीर्थयात्री और वहां पे जो आने वाले यात्री है उनकी संख्या कम हुए हैं? क्या किसी होटल अभी चेकआउट जो है वो ऐसा हुआ है कि राम मंदिर लोग नहीं आना चाहते हैं? ये सवाल इनके सामने में है कि आपका एजेंडा बॉस फिट नहीं बैठ। ठीक। मैं विकास से तो वो बात जरूर उसका जायजा लेंगे हम, लेकिन पहले संदीप जी जरा मुझे ये समझाइए कि देखिए कुछ लालची लोग, संदीप जी, कुछ लालची लोग और कुछ लोगों की भूल की वजह से वो लालची लोग वहां पर एक घटना को अंजाम देते रहते हैं। ठीक है, जितनी भर्त्सना की जाए कम है, मैं कहता हूं खूब निंदा कर सकते, भर्त्सना कीजिए, खूब उनको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन ये कोई पहली घटना तो है नहीं। संदीप जी आप देखें कि दक्षिण से लेकर के उत्तर तक कहीं सोना गायब हुआ, कहीं कुछ और गायब हुआ, कहीं क्या गायब हुआ, सब कुछ हुआ है, सारी गड़बड़ियां हुई हैं। ये वाला मामला इतना ज्यादा सीरियस कैसे बना लिया? वक्फ में कितनी कितनी गड़बड़ियां हुई, कितनी संपत्तियों का खुर्द बुर्द हो गया, लेकिन ये इतना सीरियस कैसे हो गया कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, गृह मंत्री इस्तीफा दें, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें, कर्नाटक से प्रस्ताव आ रहा है? संदीप जी ऐसा क्यों? देखिए सर, पहली बात तो लाल जी ये क्लियर कर लीजिए कि जो है अभी विनोद जी ने कहा कि कांग्रेस का कभी इस पर स्टैंड नहीं रहा, वो इस तरीके की ये जो भाषण आप अभी चलाए और जिस आधार पर हम लोग डिबेट कर रहे हो, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ भाषण है। भाषण के अक्षरशः शब्द में बता सकता हूं, लेकिन विनोद जी ने उसमें जोड़ दिया, कई चीजें जोड़ दी जो कि आदित्य योगीनाथ ने कहा भी नहीं था। दरगाह की बात उन्होंने साहब नहीं की। क्या 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 फिर से बोलिए, फिर से। अरे बस के अंदर ही दरगाह है, फिर से बोलिए। सुनिए ना, दरगाह का उस भाषण में जिक्र भी नहीं था। अच्छा, दरगाह का, ओके ठीक जी, ऐड कर दिया कि आदित्य योगीनाथ जी ये कह रहे हैं। साहब वो तो ऐसे झूठे लोग हैं, अब उस झूठे में आप और झूठ जोड़ दीजिएगा, ये धरती रहेगी कि समा जाएगी? सीता वो सीएम के साथ मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, गोरखनाथ अजमेर शरीफ दरगाह में हाल में कैसा सिर फुटअव्वल हुआ था, अभी इनके सामने में है, अभी इनके सामने में बाराबंकी में आपके इनके घर के पास ही है, गाजी के उस दरगाह में। अरे सालार गाजी, आपकी खबर के सालार गाजी की दरगाह, सालार गाजी की दरगाह। बोलिए। सुनिए ना, अब योगी जी भी एक ट्रस्ट के मालिक हैं, तो उस ट्रस्ट की कोई बात करता है क्या? भाई उस ट्रस्ट में पैसे कैसे? आप कौन से गोरखनाथ ट्रस्ट की बात कर रहे हैं? कैसे लूट? बिल्कुल कह रहा हूं। अच्छा, जो उसकी बात कौन कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। राम जी के ट्रस्ट की इसलिए बात हो रही है क्योंकि वो सबके आस्था के केंद्र रहे हैं और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करके सत्ता में है, इसलिए सवाल उठते हैं। आपने जो अभी आपने कहा कि जो है मर्यादा, जिस मर्यादा की बात राम जी करते हैं, जो राम जी की मर्यादा, उस मर्यादा को आप तार तार कर रहे हो, तो सवाल भी ना पूछे कोई।
और अगर सवाल पूछे तो आप वक्त का उदाहरण लेके आते हैं। तो ठीक साहब है, वक्त 2013 आपका मुझे लगता है कि आपका रुख जो है काफी स्पष्ट रूप से जो मैं समझ पाया। एक पॉइंट और जोड़, हाँ जोड़ लीजिए। वक्त की बात आप करते हैं, वक्त संशोधन 2013 का जो अधिनियम आया था उसमें क्या चीजें लिखी हुई हैं? उसमें यही तो लिखा गया है कि इस चोरी को रोकने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, क्या क्या जमीन संबंधी हस्तांतरण के नियम किस तरीके से बदले जाने चाहिए कि जो लूट हो सकती है वो लूट ना हो पाए। 2013 के बाद कितना गुना बढ़ गया संदीप जी? सुनिए ना, वक्त ने कैसे बढ़ा लिया अपने दायरा, कब्जे का दायरा? अरे साहब 2013 के बाद सरकार किसकी थी? 2013 में ऑफकोर्स आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार उसके बाद भाजपा की सरकार आ गई। हाँ। तो फिर अगर संगतियां उसमें हो रही है, चोरी हो रही, तो ये भी जिम्मेदार है। और हाँ। वक्त की तो इतनी चिंता है मालिक, लेकिन जिस धर्म के नाम पर आप सत्ता में आए वहां हाँ। लुटेरे लूट कर रहे हैं और आपकी सहमति से लूट कर रहे हैं और आप लूट करा रहे उसमें भागीदार हो। ठीक है, आप जवाब एसएन सिंह जी देंगे। आपने अपना जवाब दे दिया और जो हमें जवाब समझ में आया कि आप अयोध्या मंदिर को इसलिए अलग नजरिए से देखते हैं, अलग दृष्टि से देखते हैं क्योंकि इस मंदिर से आपका कहना है कि बीजेपी ने लाभ लिया है, इसलिए इस मंदिर की घटना को हम बाकी मंदिरों से अलग करके देखेंगे। एसएन सिंह जी, ये तर्क है भाई कि भाई आपने अयोध्या राम मंदिर के पूरे आंदोलन से राजनीतिक लाभ उठाया है, इसीलिए वो इस मंदिर की घटना को ज्यादा और अलग से विशेष रूप से उठा रहे हैं। तो ऐसे में जवाबदेही तो बनती है, जिम्मेदारी बनती है। एसएन सिंह जी ने कहा कि हम इस नाते सवाल उठा रहे हैं, हमें मंदिर से नहीं मतलब है, हमें धर्म से नहीं मतलब है, हमें इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्यों बन गए, मतलब भारतीय जनता पार्टी से नफरत है, इसलिए हम भारत को भी घसीट ले आएंगे, भारत मंदिरों को भी घसीट ले आएंगे और सनातन को भी घसीट ले आएंगे। होता क्या है, वो नकली गांधी और जो असली गांधी में ही अंतर होता है। जब गांधी किसी चीज को विचार रखते थे, कहते थे पहले आत्मसात करिए, लेकिन जो लुटेरा, जो डकैत, जो है वो जब वह की संपत्ति लूट लेगा, वह की संपत्ति के नाते हिंदुओं की संपत्ति को लूट लेगा, जब वर्षिप एक्ट मानकर हिंदुओं की संपत्ति को लूट लेगा, अरे उसी में तो दो लोग जमानत पर हैं। तो ऐसे पार्टी के लोग इसी तरह की बात कहेंगे। हाँ, चर्चा जरूर होनी चाहिए और हम आप भी करें, जिम्मेदारी से करें। सनातन के लोग हाथ और हाथ होना चाहिए। चोरी है, किसी भी तरह की चोरी है और धर्म और आस्था की जगह पे तो चोरी हो रही। जहाँ पे हम जा रहे हैं सनातन का अलग जगह नहीं। कर्नाटक कांग्रेस ने तो इस्तीफा तक मांग लिया है, इस्तीफा मांग लिया है पीएम से और गृह मंत्री से और योगी आदित्यनाथ से। क्या इस्तीफा दे दें? 10 सेकंड लालचंद जी दीजिए ना। इसीलिए यही आप ही तो बोल रहे हैं और दूसरा कहाँ बोल रहा है। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि कर्नाटक कांग्रेस ने इस्तीफा मांग लिया है पीएम से, उस पर बोलिए। नहीं, देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना कि वो गांधी जी पहले अपने आप को आत्मसात करते थे। मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा देकर बात करनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे पे तो वक्त की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा है, सोनिया गांधी जी पे लगा है, राहुल गांधी जी पे लगा, और सबने देखा दिल्ली में भाई जो भारत की संपत्ति थी उसको वक्त संपत्ति संपत्तियों को घोषित करने का कार्य कौन किया। और मुझे लगता है कि जिस केस में बेल पर है साहब लोग, वो भी तो हड़पने वाला ही, तो ये हड़पने वाली ऐसी बात करे। हाँ, यही सनातनी परंपरा है जिसपे सरकार की संपत्ति वक्त को दे दी और आज कह रहे हैं कि वक्त की चोरी कर ली। अरे गजब है लुटेरो, अरे चोरी करी। मर्यादा के साथ शब्द मर्यादित रहना चाहिए। संदीप जी शब्द को मर्यादित रखिए। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग है, शब्द को मर्यादित, जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन शब्द को मर्यादित रखिए। गलत है, अब्बा की संपत्ति मत मानिए, अल्लाह की संपत्ति मानिए और अल्लाह की संपत्ति को अब्बा की संपत्ति मान के हड़पने का कार्य खत्म करिए। कहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को कि वो अब्बा की संपत्ति नहीं है, उसको छोड़े। कहिए बहुत सारे आपके नेताओं को कि वो अब्बा की संपत्ति नहीं, अल्लाह। और मैं तो कह रहा हूं, अल्लाह जो दुनिया की दूसरी आबादी है धर्म पे आधारित, करोड़ों रुक जाइए, जिसको मानने वाले, अब रुक जाइए, अल्लाह की संपत्ति, रुक जाइए। एक अपडेट मुझे जरा विकास से लेना है, रुक जाइए, करते हैं। रुकिए सर, रुकिए। विकास, आपके साथ अपडेट ये जो विनोद जी जानना चाह रहे थे। इस बीच अब जो अयोध्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया दिखाई पड़ रही है आपको? देखिए, 7 तारीख को यह मामला उजागर होता है और उसके बाद हम 30 जून तक की अगर बात करें, क्योंकि ये समय, इस समय तक अयोध्या में आने वालों की संख्या लगातार वही रही, लगातार भीड़ बनी रही, क्योंकि 30 तारीख से लेकर के बाद स्कूल खुल जाते हैं। और तो अब अयोध्या में लेकिन आज भी
हम कल तक रात तक वहां मौजूद थे। वहां पर लगातार शुक्रवार, शनिवार और रविवार जिस तरीके से भीड़ होती थी वैसे ही भीड़ हो रही है। सोमवार से बृहस्पतिवार जो सामान्य समय की कमी है, सामान्य तरीके से दर्शन हो रहे हैं वहां पर। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन आस्थावान जो है उनकी आस्था में कोई कमी नहीं। वही जो विनोद जी ने कहा, सबके राम। हाँ, बड़ी बड़ी घटना घट जाती है, लोग कहते हैं राम जी की यही इच्छा थी। ये अपने देश का कल्चर है। शुक्रिया, समय की कमी है फिलहाल। शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए, संदीप जी, एसएन सिंह जी और विनोद जी जुड़ने के लिए शुक्रिया। अभी वक्त है बुलेटिन में इस वक्त में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि बिहार की एक सीट जिस पर उपचुनाव होना है, विधानसभा की सीट है बांकीपुर, वो कैसे हाई प्रोफाइल बन गई है। ब्रेक के बाद करेंगे बात। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया, बात करेंगे बांकीपुर उपचुनाव की, जो एकदम हाई प्रोफाइल बन गई है। सभी की नजर है बिहार के बांकीपुर उपचुनाव पर। तो बिहार के उपचुनाव को लेकर इससे पहले शायद इतनी अधिक सरगर्मी पहले कभी नहीं दिखाई पड़ी थी, क्योंकि जिस तरह से बांकीपुर सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अब बन गए हैं नितिन नवीन, वो वहां से लड़ा करते थे। 5 बार शायद वहां से विधायक भी रहे लगातार। अब राज्यसभा जाने के बाद ये असेंबली सीट खाली हो गई, लेकिन जन सुराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने इस सीट से उम्मीदवारी देकर अपनी चुनावी पारी की शुरुआत की घोषणा कर दी है। वहीं आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार दिया है। आरजेडी के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को राजनीतिक चुनौती देने का ये एक बड़ा मौका है। यह सिर्फ एक विधानसभा सीट पर विधायक चुनने का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि बिहार की सियासी समीकरण में यहां के त्रिकोणीय संघर्ष राजनीतिक विमर्श को नया आयाम भी दे सकता है। राजधानी पटना में यह सीट पड़ती है, बांकीपुर विधानसभा सीट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का यह गढ़ मानी जाती रही। 2025 के आम विधानसभा चुनाव में मुंह के बल गिर गए थे प्रशांत किशोर, वो अब इसमें मैदान में हैं उपचुनाव में। तो दूसरी तरफ कंधे से कंधा मिलाने वाली आरजेडी और कांग्रेस अब अलग अलग रुख ले रही है। आरजेडी ने अपने प्रत्याशी के रूप में रेखा कुमारी के नाम की घोषणा की, तो कांग्रेस को इससे झटका लगा। कांग्रेस आरजेडी पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगा रही है। बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पुरानी सीट पर जीत के लिए मजबूती से मैदान में है, और पूरे एनडीए दलों का समर्थन तो उसे मिल ही रहा है। पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष रहे अभिषेक कुमार को अपना कैंडिडेट बनाया है, बीजेपी का कैंडिडेट। बांकीपुर विधानसभा सीट पर साल 1995 से नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर लगातार विधायक रहे, और साल 2006 में मृत्यु तक वो लगातार विधायक रहे। उनकी मृत्यु के बाद नितिन नवीन उपचुनाव लड़े और जीत हासिल की, और उसके बाद से लगातार वही इस क्षेत्र के विधायक रहे थे। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू हो गई है। मतदान 30 जुलाई को होगा और मतगणना 3 अगस्त को हो जाएगी। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बांकीपुर की इस हाई प्रोफाइल सीट पर जीत का परचम कौन लहराएगा। वैसे तो बीजेपी की मजबूत गढ़ ये सीट मानी जाती है। तो एनडीए के सहयोगी जेडीयू के नेता संजय झा ने विश्वास जताया कि जनता तो भाजपा का ही साथ देगी, क्योंकि बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन भाजपा के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। से चुनाव हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये बाकी पूरे बिहार के लिए, खास करके बांकीपुर विधानसभा के जो मतदाता है उनके लिए तो बहुत ही प्राउड का मूवमेंट है कि उनके जो विधायक या वहाँ से जो मंत्री रहे वो आज देश के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के गए। और शायद बीजेपी में सब पहले वो हैं जो बिहार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मैं बता रहा था लोगों को कि भाई और जो विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसमें हो सकता है कुछ लोग बने हों, लेकिन परिवार से बाहर वो पार्टी कभी निकली नहीं।
लेकिन महागठबंधन में दो फाड़ हो गया। आरजेडी ने कैंडिडेट दिया है, तो आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने इस पर क्या कहा, सुनिए। कहीं कोई नाराजगी नहीं। बांकेपुर विधानसभा चुनाव में 2025 में भी आरजेडी यहां से लड़ी थी, लगभग 50,000 वोट आए थे, तो ये आरजेडी का सीट था। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार यहां से घोषित किया, जो लड़ी थी वही रेखा गुप्ता जी फिर से चुनाव लड़ रही हैं। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता मधुरेश नारायण से, जो पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि पटना में ही ये सीट पड़ती है। मधुरेश, सबसे पहले तो यही बताइए, क्या इसमें 3 उम्मीदवार ही रहेंगे, जैसे कि आरजेडी के उम्मीदवार हो गए, बीजेपी के उम्मीदवार हो गए और प्रशांत किशोर हो गए, या कुछ और भी बड़े नाम इसमें कूद सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से उलटफेर चल रही है, सियासी उलटफेर महागठबंधन में चल रही है, कांग्रेस खुल करके सामने आई है और कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस शुरू से दावेदारी कर रही है कि वो भी अपना कैंडिडेट इस विधानसभा सीट में उतारेगी। और उसके जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो भी कह रहे हैं कि बिना पूछे, कांग्रेस के साथ में बिना विमर्श किए राजद ने कैंडिडेट की घोषणा की है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये हो सकता है कि कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट उतारे। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इस बीच में राजद की तरफ से रेखा कुमारी गुप्ता मैदान में जरूर हैं, लेकिन उनके नेता जो हैं वो बिहार से बाहर हैं, वो कई विदेश भ्रमण पे गए हुए हैं। ये महज एक इत्तेफाक भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे कहें कि ये बार बार जिस तरीके मधुरेश, अभी जैसे आपने बताया कि कांग्रेस कैंडिडेट दे सकती है, इसके पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया आई थी कि वो अपना समर्थन प्रशांत किशोर को देना चाहते हैं, विपक्ष का साझा उम्मीदवार देना चाहते हैं। अब क्या कांग्रेस का रुख बदल रहा है? हाँ, कांग्रेस का रुख बिल्कुल बदल चुका है। जिस वक्त प्रशांत किशोर ने ये घोषणा की कि वो बांकीपुर उपचुनाव लड़ेंगे और खुद कंटेस्ट करेंगे, उसके तुरंत बाद कांग्रेस की तरफ से ये साफ कह दिया गया था कि जो मैंडेट है आम जनता का, वो प्रशांत किशोर को नहीं मिलने वाला है। प्रशांत किशोर 243 सीट की जो आम विधानसभा चुनाव हुई थी उसमें हार चुके हैं, तो यहाँ भी जनता उनका साथ नहीं देगी। और उसी वक्त कांग्रेस ने यह भी घोषणा की थी कि वो अपना कैंडिडेट बांकीपुर चुनाव में उतारेगी, क्योंकि एक वक्त था जब ये जो सीट थी वो कांग्रेस के पास रही थी। लेकिन इसके बाद भी तुरंत अगले ही दिन राजद ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। तो कहीं ना कहीं ये तो साफ दिख रहा है कि जो हमने विधानसभा चुनाव में, आम विधानसभा चुनाव में फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति देखी थी, वही फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति एक बार फिर से बनती हुई दिख रही है, जो कि बताती है कि दोनों में सामंजस्य कहीं भी बनता हुआ नहीं। ठीक, लेकिन इतना तो बिल्कुल साफ है कि ये इन सारे डेवलपमेंट से ये लगता है कि प्रशांत किशोर के लिए राहें जो हैं वो थोड़ी और मुश्किल इससे हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए मधुरेश, पटना से। इस हाई प्रोफाइल सीट पर नजर तो रहेगी। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।